हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसमें 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और 10वां चैप्टर आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीच में काफ़ी लेट हुआ ये वीडियो और इसके कुछ कुछ पर्सनल रीजंस थे और इसी वजह से हम टाइम से वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी। और अब से वीडियो कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे लगातार, और डेली एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट करके और कुछ दिनों में पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस बुक का चैप्टर 10। तो इसमें है चैप्टर 10 में हम देखेंगे यहाँ पे 10वें चैप्टर में कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। अभी तक अगर हम लोग पहले चैप्टर से बात करें तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि भारतीय संविधान क्यों बना, कैसे, क्या जरूरत थी संविधान की देश में, क्या बिना संविधान के देश चल सकता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हमने जो संविधान अपनाया है वो कैसा है, वो उसमें क्या-क्या प्रावधान हैं। हमने नागरिकता की चीज़ें देखी कि नागरिकता कैसे होती है, फिर हमने देखा चुनाव कैसे होते हैं, फिर हमने इसमें कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में। हालाँकि बहुत दिन हो गए हैं और आपने रिवीजन किया नहीं होगा तो आप भूल गए होंगे पुराने वीडियोज़ को। तो इसलिए फिर से आप जाइए, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो फिर से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और फिर आगे के क्रम में आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को भी। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है। क्या ऐसा नहीं है कि हम संविधान में बिना कुछ दर्शन को समझे ही बस ऐसे कानूनी दस्तावेज के रूप में ही पढ़ते रहें। और दूसरी बात फिर यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, फिर संविधान की आलोचनाएं क्या है। ऐसा तो है नहीं कि भैया किसी भी चीज़ की तो ऐसा है तो है नहीं कि आलोचना होती नहीं, आलोचना तो हर जगह होती ही है। तो संविधान की भी कुछ आलोचनाएं हैं। और फिर इस संविधान की सीमाएं क्या है, सीमाएं में हम लोग देखेंगे कि हाँ सच में कोई आलोचना है या फिर सिर्फ अपनी हम भड़ास निकालने के लिए ही आलोचना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले यही देखते हैं कि संविधान के दर्शन को समझना क्यों जरूरत है और संविधान का दर्शन क्या है। तो इसमें हम मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि संविधान केवल कानूनों से बनता है और कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम देखें अपने समाज को और समाज के कानूनों को, तो ये जब हम लोग एथिक्स वाला पढ़ते हैं तो एथिक्स में हमेशा मूल्य और नैतिकता को कानूनों से जोड़ के रखा जाता है कि क्या जो हमारा कानून है वो नैतिक रूप से सही है या जो कानून है वो नैतिक रूप से गलत है। क्या नैतिकता और कानून के बीच में कहीं पे द्वंद्व है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं तो जो हमारा संविधान है, जो हमारे कानून है, उसमें क्या नैतिकता निहित है, यही इसका दर्शन हो जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो कोई भी कानून ऐसा हो सकता है जिसमें भाषा या धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव करना को मना ही कर सकता है कि भाई आप भाषा या फिर धर्म के आधार पर किसी के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और इस तरह का कानून क्यों आया, क्योंकि ये समानता के विचार से जुड़ा है। और इस तरह से ये समानता का विचार ये हमारा मूल्य है, समानता वाला मूल्य है। और समानता के मूल्यों से जो कानून बना कि किसी के खिलाफ आप धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में यहाँ पे स्पष्ट संबंध हमको दिखाई देता है। अब अगर हम देखें कि संविधान का राजनैतिक दर्शन है क्या, तो इसमें 3 बातें शामिल होती हैं। सबसे पहले है कि हमारा जो संविधान है वो कुछ-कुछ अवधारणाओं पे बना है और इसमें क्या-क्या अवधारणाएँ हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अधिकारों की बात की गई है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ये सब चीज़ें देख भी ली हैं। फिर दूसरा यहाँ पे नागरिकता की बात की गई है, तीसरा यहाँ पे अल्पसंख्यकों की भी बात की गई है और चौथा यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में भी बात की गई है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि जो संविधान का निर्माण है वो जिन आदर्शों पर हुआ, जिसकी बुनियाद पर हुआ, उन पर हमारी पकड़ है कि नहीं है। फिर अगला अंतिम चीज़ देखते हैं अगर राजनैतिक दर्शन से जोड़कर, तो इसमें ये देखते हैं कि ये आदर्श, जो जिन आदर्शों पे हमारा संविधान बना, क्या वो सही हैं या गलत हैं। हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ें इनको बुनियादी बताती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए ही हम यहाँ पे देखते हैं कि संविधान में क्या क्या इनके राजनैतिक मूल्य हैं, इसका राजनैतिक दर्शन है क्या है।
तो यहाँ पे है कि सबसे पहले अगर देखते हैं तो संविधान क्या है, तो यहाँ पे संविधान एक लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि संविधान की जरूरत क्या है, क्यों हमें एक संविधान चाहिए होता है, क्या लोकतंत्र को कायम करने के लिए संविधान चाहिए होता है, क्या क्या जो भी नागरिक है, नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए संविधान होना चाहिए, क्यों हमें संविधान होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकने का क्या मतलब है। अगर हम देखते हैं कोई भी सरकार है, मतलब किसी भी पार्टी की हो सकती है, अगर राजनीतिक विचारधारा से विरुद्ध जाकर बियॉन्ड जाकर देखें, किसी भी पार्टी की सरकार होती है तो सरकार सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। और सरकार अगर इतनी ताकतवर हो जाए कि वो जो भी संस्थाएं हैं, जो भी लोगों को अधिकार प्रदान कर रही हैं, उसके ऊपर वर्चस्व अपना स्थापित कर लें, तो इस तरह से वहां पे लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। तो लोकतांत्रिक बदलाव के साधन के रूप में यहाँ पे संविधान की स्थापना की गई थी, संविधान यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था। अगर हम यहाँ पे देखें कि संविधान सभा की मांग क्यों की गई थी शुरुआत में, तो संविधान सभा की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि ये हमारे आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का एक प्रतिरूप था। और इसमें अगर सिर्फ भारतीय जनता के प्रतिनिधि रहेंगे तभी वो जनता की बातों को समझ पाएंगे, उनसे समानुभूति रख पाएंगे, उनसे सहानुभूति रख पाएंगे, और इस तरह से उनके लिए, उनके हित के लिए कानूनों को बना पाएंगे। और अगर हम देखें संविधान सभा के लिए, तो संविधान सभा सिर्फ एक कुछ जनप्रतिनिधियों और योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं था, बल्कि यह स्वयं में जो भी एक नया राष्ट्र, उदित राष्ट्र हो रहा था, वो अपने अतीत के जो भी राजनीतिक और सामाजिक ढांचा का एक खोल बना हुआ था, उससे निकलकर एक नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे भारतीय संविधान की बात की जाती है। और संविधान, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ही ली है संविधान के बारे में पिछले सारे वीडियोस में। तो संविधान हमेशा जो कमजोर लोग हैं उनके वाजिब हक उनको सामुदायिक रूप में हासिल करने के लिए भी ताकत देता है। अब दूसरी बात आती है कि हम संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें। क्या हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए, क्या हमें संविधान के नैतिक दर्शन को समझने के लिए संविधान सभा की ओर मुड़ना चाहिए। तो इसमें ये बात बताई गई है कि हाँ, हमें संविधान सभा की ओर मुड़ना चाहिए। कब मुड़ना चाहिए? क्योंकि कानून एक लिखा हुआ है संविधान में कि चलो भाई, अनुच्छेद 14 में हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उस समानता के अधिकार की व्याख्या अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से कर सकती हैं अपने हिसाब से। तो अगर कहीं पे, अगर सब कुछ सही सही चलता रहे तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पे विवाद का विषय आता है तो ये समझने के लिए कि वहां पे अगर कानून का या अगर समानता का अधिकार लाया गया तो वो किस परिप्रेक्ष्य में लाया गया, उसको जानने के लिए हमें संविधान सभा के विवादों पे, संविधान सभा में जो बहस हुई थी उसमें जाने की जरूरत होती है। तो इस तरह से कभी भी अगर संवैधानिक व्यवहार पर कोई खतरा मंडराता है, तो उन पे अपना पकड़ बनाए रखने के लिए, उनको, उनके मूल्यों को, उनके अर्थों को समझने के लिए हमें हमेशा संविधान सभा की बहसों में ही मुड़कर जाना होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था कि राजनीतिक दर्शन में हम बताएंगे कि हाँ, हमारा संविधान राजनैतिक रूप से किस तरह से प्रदर्शित होता है। तो हमारा संविधान, बहुत अच्छी ये लाइन लिखी गई कि हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से कर देता है। क्योंकि अगर हम प्रस्तावना पढ़ें संविधान की, फिर संविधान के प्रावधानों को पढ़ें, तो एक बहुत सारी विशेषताओं से युक्त हमारा संविधान है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये उदारवादी है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, संघवादी है, सामुदायिक जीवन मूल्यों की इसमें हामी होती है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से जो भी अधिकार वंचित वर्ग हैं उनके अधिकार की बात करता है। एक संवेदनशील है कानून होता है इसमें। और सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए संविधान ये होता है। फिर है कि इसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जो राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध, ये सारे मूल्यों को समाहित किया जाता है। और फिर एक बुनियादी चीज और होती है कि संविधान का जोर हमेशा इस बात पे होता है कि जो उसका राजनीतिक दर्शन है उस पे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए।
तो इस तरह से हम संविधान का राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं। अब इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान में हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का शासन था, तो हमेशा क्या किया जाता था कि जो भी प्रेस होता था, प्रेस की स्वतंत्रता को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता था। जब राजा राम मोहन राय का समय था 19वीं सदी की शुरुआत में ही, तो उस पे वो प्रेस की आज़ादी के लिए अधिनियम लाया गया था। और इसके अलावा भी बहुत बार हम लोगों ने देखा था कि चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सेडिशन एक्ट लगा के और विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर आरोप लगा के हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया जाता था, जिससे कि वही चीज़ है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्र हम थे नहीं, औपनिवेश में ही रहते थे, तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं था। तो इस तरह से जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन लोगों ने, जो भी हमारे राष्ट्र के नवनिर्माता थे, जो भी हमारे संविधान के पथ प्रदर्शक थे, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और इसीलिए इसको संविधान में शामिल किया। फिर दूसरा यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात भी की गई है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि उदारवाद की बात की गई है। उदारवाद में क्या होता है कि जो हमेशा से जो क्लासिकल लिबरलिज्म होता है, शास्त्रीय उदारवाद होता है, वो व्यक्ति को पहले रखता है, सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों को बाद में रखता है। लेकिन भारत जैसे देश में, जो कि परंपरावादी अगर हम रूढ़ियों को देखें, तो हमेशा व्यक्ति को नहीं, हमेशा हम लोग सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों को ही पहले रखते थे। और लेकिन भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों के रूप में सामंजस्य दिखाई देता है। जैसे अगर हम देखें तो SC ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, ये इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण हो जाता है। और इन्होंने संविधान सभा के निर्माताओं ने माना कि हमेशा बस इन्हें समानता का अधिकार दे देने से ही जो इनके साथ लगातार कई सदियों से अन्याय होता आ रहा है, वो खत्म नहीं हो पाएगा। और इसलिए इनको सिर्फ मताधिकार देना ही जरूरी नहीं है, इनको सामाजिक और राजनीतिक न्याय भी प्रदान करना चाहिए। इसलिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर अगली बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी सम्मान है। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत को हमेशा विविधता में एकता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भारत में बहुत सारे धर्म को मानने वाले, बहुत सारे जाति को मानने वाले, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए जो भी विविधता है उसका सम्मान करना जरूरी है। तो इस तरह से हमारे संविधान में समुदायों को बराबरी के तौर पर रखा गया है। और इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम बराबरी ही मान देंगे, तो कभी कभी होता है कि धार्मिक समुदाय जो है वो क्या करते हैं कि उनके बीच में प्रतिद्वंदिता की स्थिति हो जाती है। लेकिन समुदायों को मान्यता ना देकर के यहाँ पे समाधान किया जा सकता था, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं किया गया। भारतीय संविधान में समुदायों को मान्यता भी दे दी गई। और इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया कि समुदाय के जीवन में जो भी उनके चीज होगी, जैसे चाहे हिंदू धर्म को मानने वाला हो या मुस्लिम धर्म को मानने वाला, वो अपने धर्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज है उनको वो निभा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दिया गया, धार्मिक और सामुदायिक समुदायों को भी अधिकार दिया गया। फिर धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है, अगर हम सिंपली भाषा में समझें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या करता है कि धर्म को हमेशा निजी मामले के रूप में ही, हमेशा पर्सनल अफेयर्स ही मानता है कि भैया ये इनका पर्सनल मैटर है, अपना जो भी धर्म है मान सकते हैं। लेकिन भारत में क्या किया गया कि भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है वो क्या है, इसका मतलब क्या है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष सिर्फ सिर्फ निजी मामले के रूप में नहीं है, बल्कि क्या हुआ भारत में क्या है कि धार्मिक आधार पर ही बहुत सारी बुराइयां थी। जैसे अगर हम देखें तो जो अछूतों के साथ जो छुआछूत वाली प्रॉब्लम थी, जो अछूत की अवधारणा थी, वो भी एक धार्मिक बुराई के रूप में थी। और उसे खत्म करने के लिए धर्म में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी था। तो इस तरह से धर्म में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो, जो भी सामाजिक बुराइयां उनको खत्म करने के लिए, चाहे अभी ट्रिपल तलाक का ही मामला देख लें। तो इस तरह से यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का आधार सभी धर्मों को समान मानने को लेकर के किया गया है। और यहाँ पे पारस्परिक निषेध एक टर्म आया है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये होता है
कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरों के अंदरूनी अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। ज़्यादातर जो हमारे वेस्टर्न वाली कंट्रीज हैं, यूरोप में देख लिए हम लोग, अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, तो वहाँ पे इस तरह के पालन किया जाता है, इस तरह के सिद्धांत का पालन किया जाता है। लेकिन भारत में इस तरह के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, और भारत में सभी धर्मों से समान दूरी का पालन किया जाता है, कि किसी भी एक धर्म को प्रशस्त करने के लिए, उसको प्रश्रय देने के लिए राज्य कुछ नहीं करेगा, और वो सभी धर्मों से समान ही बर्ताव करेगा। और इस तरह से यहाँ पे प्रत्येक वही चीज है कि धार्मिक संगठनों को भी यहाँ पे मान्यता दी गई है, और धार्मिक संगठन अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी संस्थाओं को भी स्थापित कर सकते हैं, उसकी भी एक खुली छूट प्रदान की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है। और फिर यहाँ पे एक धार्मिक समूहों को भी अधिकार दिया गया है। हम लोग ने देखा है कि हमें भारतीय संविधान में ये था कि सिर्फ व्यक्तियों के बीच में बराबरी न रहे, बल्कि समुदायों के बीच में भी बराबरी रहे। और इस तरह से जितने भी धार्मिक समुदाय हैं वो अपने धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, वो चला सकते हैं, और इसका अधिकार प्रदान करता है। और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में कहा गया है। और राज्य के हस्तक्षेप, ये हम लोगों ने देख ही लिया कि राज्य के हस्तक्षेप का अधिकार कैसे होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखो, हमारे यहाँ पे पहली बात ये है कि हमारे संविधान ने जो उदारवादी व्यक्तिवाद थे, उसको एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। और ये मतलब हमारे यहाँ पे यही बात कही गई जो पहले हमने बताई, कि सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते थे और शत्रुता का भाव रखते। ऐसे समाज में यहाँ पे उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर के मजबूत किया गया। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना थी, सकारात्मक कार्य योजना का मतलब कि आरक्षण का प्रावधान, जो भी सदियों से पिछड़े वर्ग थे, जिनके साथ अन्याय हुआ था, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको बराबरी पे लाने के लिए यहाँ पे सकारात्मक कार्य योजना शुरू हो गई। और अगर हम लोग देखें अमेरिका में, जो कि 1774 के आसपास आजाद हुआ था, और 1776 में, और उसके बाद अभी भी वहां पे 1964 में जाके यहाँ पे नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई, और भारत में आजादी के समय से ही शुरू हो गई। और फिर इसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पे जो समूहगत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बताया गया है, 29 और 30 में, तो उसमें क्या है कि इस तरह से जो संस्कृतियों की रक्षा की बात की गई है, ये बहुसांस्कृतिकवाद के बाद में बहुसांस्कृतिकवाद के नाम से जानी गई। और विविधता में एकता का जो होना है, ये इस पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। फिर अगला हमारे यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात की गई है। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सीधी सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, नहीं मतलब है, वो अपना वोटिंग राइट को यूज कर सकता है, राइट टू वोट है उसके पास, चुनने का अधिकार। और इस तरह से अगर हम देखें कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का, तो भारतीय संविधान ही ऐसा था विश्व में जिसने अपनी आजादी के समय ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबको प्रदान कर दिया गया था। और हम लोगों ने चुनाव वाले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 3 था जो चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसमें बताया गया था कि केवल यही एक विषय था पूरे संविधान सभा में जिस पे कोई बहस नहीं हुई थी, और इसको एक ही स्वर में सबने पारित कर दिया गया था, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। तो हम लोगों ने देखें अगर कि इन विचारों का जो बीज था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से आया था, उसमें ही ये शुरू हो गया था। उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, तो इसमें भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत, इसमें इन्होंने 24 साल का रखा था खैर, लेकिन साफ साफ कहा था कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति होगा, तो अगर वो है भारत के अंदर ही उसको मिला है जन्म, तो वो भारत में नागरिक होगा और उसको चुनने का अधिकार होगा। मतलब कोई भी ऐसी कसौटी नहीं रखी गई थी जैसे अमेरिका में होता था, तो व्हाइट पीपल को था अधिकार राइट टू वोट का, और किसी को नहीं था। और कभी कभी होता क्या था कि जब हम 1909 का देखते हैं, 1919 का देखते हैं अधिनियम, तो उस 1935 के अधिनियम में, तो उसमें उसमें था, एक तो था कि भाई इस मतलब गरीब लोग नहीं चुन सकते हैं, अमीर लोग चुन सकते हैं, किसी का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता था, किसी का वोटिंग परसेंटेज कम होता था। तो इस तरह की चीजें नहीं की गई, सबको एक व्यक्ति एक वोट की बात की गई है हमारे संविधान में। और इस तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया।
फिर अगली बात हमारे यहाँ पे संघवाद की भी अवधारणा है। तो अगर हम देखें अपने संविधान को, तो चाहे जम्मू कश्मीर से संबंधित हो, खैर जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को हटा ही दिया गया है। लेकिन उस टाइम पे अगर संविधान निर्माण की बात कहें, तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे उनको यहाँ पे अलग से जगह दी गई, और इस तरह से उनके लिए अलग से कुछ कुछ प्रावधान किए गए, और बाकी राज्यों ने उन प्रावधानों का कोई विरोध नहीं किया। और इस तरह से यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर के विलय के लिए अनुच्छेद 370 एक अलग ही व्यवस्था थी। फिर नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 ए के तहत में इसको विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इसमें जो नागालैंड की जो नागा जनजातियों के जो भी कानून थे उनको स्वीकार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप्रवास है उस पे रोक लगाई गई है कि यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होगा, तो इससे इनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही रहेंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया ही है। और इस तरह से यहाँ पे एक संघवाद की भी अवधारणा प्रस्तुत होती है। फिर राष्ट्रीय पहचान की बात भी संविधान में हमेशा से की गई है। और राष्ट्रीय पहचान की बात किस तरह से की गई है, तो हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे कि हमारी राष्ट्रीय पहचान किसी जाति, भाषा या धर्म के आधार पर जो हमारी अलग अलग बनी पहचान है उसका कोई विरोध नहीं है। हमारी धर्म के आधार पर भी एक पहचान हो सकती है, भाषा के आधार पर भी एक पहचान हो सकती है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान सबसे ऊपर रहेगी। और इस तरह से यहाँ पे प्रक्रियागत उपलब्धि देखें अगर हम लोग संविधान की, तो क्या मतलब जो भी प्रक्रियाएं फॉलो हुई हैं वो हमारे जो भी हमारे संविधान के मूल्य हैं, क्या वो प्रक्रियाओं में सही तरीके से हो पाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ उपलब्धि हैं प्रक्रियागत। और इसमें है कि कौन कौन से हैं, हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। इसमें है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ पे जो भी भारतीय संविधान का जो भी विश्वास है वो हमेशा राजनीतिक विचार विमर्श विमर्श में ही होता है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की जो भी संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी नहीं हो सकी है, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन संविधान सभा को अगर हम देखते हैं, वही चीज़ है ना कि अगर कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी हम किसी स्थिति को मानने में असहज होते हैं, तो हम संविधान सभा की जो भी चर्चाएं हुई हैं उसकी ओर रुख कर सकते हैं। और जब हम संविधान सभा की चर्चाओं को देखते हैं, तो उसमें जो संविधान निर्माताओं का नजरिया था उसमें सबको शामिल करने का था, और वो सब वर्गों की बातों को उठाते थे। और फिर उसमें विशेष तर्क होते थे, और तर्कों के आधार पर अगर कभी नहीं सहमत हुए तो वोटिंग के आधार पर भी होती थी। फिर इस तरह से जो हम इससे क्या होता था कि इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। और सुलह और समझौता हमेशा नकार के भाव से ही नहीं देखना चाहिए कि हमेशा नकारात्मक ही रवैया रहना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता है। और इस तरह से सुलह और समझौते के आधार पे पूरी तरीके से हमारा संविधान बना, और ये इस तरह से लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आलोचनाओं में भी हम लोगों ने देखा था कि इसकी आलोचनाएं भी हैं कुछ। तो सबसे पहले कुछ विद्वान, ऐसी आलोचना विद्वान ही कहेंगे, कहते हैं कि ये संविधान अस्त व्यस्त है। दूसरे लोग कहते हैं कि इनमें सबकी नुमाइंदगी नहीं थी। और तीसरे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। तो भारतीय संविधान को कभी कभी अस्त व्यस्त या ढीला ढाला भी बताया जाता है। संविधान को सामान्यतः एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में माना ही जाता है। लेकिन अगर हम यूएसए का संविधान देखें, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ कसा हुआ दस्तावेज टाइप का नहीं है। अगर भारत के संविधान देखें, तो इसमें चुनाव के बारे में भी बताया गया है, निर्वाचन अधिकार के भी बारे में बताया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा विभिन्न प्रकार की सेवाओं में। इन सब चीज़ों को अलग से संविधान में अलग से तरीके से प्रावधान बताए गए हैं। तो इस तरह से अब इनको कह सकते हैं कि ढीला ढाला या कसा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा आलोचना बहुत बड़ी नहीं है। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे भाई सबका नुमाइंदगी नहीं थी, सबके प्रतिनिधित्व तो नहीं थे यहाँ पे। तो हम लोग देखे थे कि भाई जब संविधान सभा बनी थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पे ऐसी कोई परिस्थिति बन नहीं पाई थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो सके। 1935 का जो एक्ट था उसी के प्रावधानों के अनुसार ही उस टाइम पे चल रहा था राजकाज, और उसी के प्रावधानों के तहत संविधान सभा भी बनी थी। तो संविधान सभा में हम लोगों ने देखा था कि जो चुनी हुई विधानसभाएं थी, उसी में से लोग चुनकर संविधान सभा में आए थे। तो संविधान सभा में लोग कहते हैं कि भाई सबकी नुमाइंदगी नहीं थी, सिर्फ वकीलों का के लिए, संविधान के लिए भाई चर्चिल ने इसका भी बहुत वो किया था कि ये आलोचना की थी कि ये तो सिर्फ वकीलों के लिए ही संविधान, वकीलों ने ही बनाया था। लेकिन अगर हम नुमाइंदगी का देखें, तो फिर हमें संविधान सभा का जो बहस हुई है उसमें जाने की जरूरत है। और जब हम उसको देखेंगे, संविधान सभा की बहसों को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हम देख पाएंगे कि वहां पे हमेशा से सबकी राय ली गई थी। किसी भी मुद्दे पे बहस के लिए सबकी राय ली जाती थी, सबके विचारों को जाना जाता था।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय को ही मानने की व्यवस्था की जाती थी। और अगर हम देखें कि जो उस टाइम पे चुन के गए थे, दोबारा अगर हम लोग देखें कि जब हमारा 1951 में इसके बाद चुनाव हुआ था, पहला चुनाव, तो ज़्यादातर लोग उसमें वही चुन के आए थे जो हमारा संविधान सभा के प्रतिनिधित्व करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान सभा में सबकी, चाहे एसटी की बात हो, वहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग भी थे, महिलाएं भी थी। इसके अलावा दलितों के लिए अंबेडकर जी थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे। तो इस तरह से जो भी हमारे संविधान के थे, लोग थे, मतलब जो भी हमारे देश के लोग थे, उनके प्रतिनिधित्व के लिए संविधान सभा में कोई ना कोई अवश्य ही उपस्थित था। अगर हम लोग देखते हैं कि अंबेडकर की प्रतिमा ज्यादातर दिखती है, तो अंबेडकर की प्रतिमा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लिए दिखती है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं दिखती कि बस एक दिखाने के लिए। वो ये उसका एक मतलब यही होता है कि संविधान में हमारे यहाँ पे जो दलित हैं, जिनका कभी भी डिसीजन मेकिंग में पारंपरिक रूप से रोल नहीं रहा था, उनको भी हमारे संविधान में शामिल किया गया था। और इन मतलब एक इंक्लूसिव समाज बनाने के लिए, समावेशी समाज बनाने के लिए, जिसमें सबका हित हो, ऐसा बनाने के लिए संविधान सभा ने ऐसा किया था। फिर हम देखें कि अगर आरोप यहाँ पे जो भी लगता है, तो इनका इनका आरोप कितना सच है। तो यहाँ पे हम देखें कि कभी कभी ये भी होता है कि जो भारतीय संविधान है ये विदेशी संविधानों की नकल है, तो ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन अगर हम फिर से वही संविधान सभा की बहसों में जाते हैं, और वहाँ पे और अगर आज के हम भारतीय समाज की परिस्थिति के अनुसार संविधान को देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है। और हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर के जो भी, अगर हम लोगों ने पश्चिम से कुछ चीज़ें ली हैं, कहीं पे अगर किसी देश से कुछ चीज़ों को शामिल किया है, तो उसे अपने देश के अनुरूप उसे ढाला है उन चीज़ों को। या तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों ने देश दुनिया के बहुत बड़े बड़े संविधानों को, सबका अध्ययन करके उसका एक निचोड़ प्रस्तुत करके अपने संविधान में उन चीज़ों को शामिल किया है। फिर इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम लोग सीमाएं की बात करें, तो भारतीय संविधान की कुछ कुछ सीमाएं भी कही जाती हैं। जैसे कि हम हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है, मतलब राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत ही केंद्रीकृत है, और राष्ट्रीय एकता को सही तरीके से व्याख्यायित नहीं किया गया है। फिर दूसरा है कि इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण फसलों मसलों जैसे परिवार वगैरह के मुद्दों पर ध्यान नहीं गया। फिर तीसरा ये है कि गरीब और विकासशील देश में जो बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए था, उसको हमने नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। जो भी मतलब हम हमेशा कहा जाता है कि जो हमारा राजनीतिक अधिकार है, वो तो हमें मौलिक अधिकारों से प्राप्त होता है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, वो हमें मौलिक अधिकारों से नहीं प्राप्त होता है, वो नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त होता है। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, तो सरकार का कोई दायित्व, कोई ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि हमारे मौलिक अधिकार के रूप में है, हम जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं कि नहीं, इन्होंने नीति निदेशक तत्वों को नहीं लागू किया। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी एक आलोचना इसकी की जाती है। तो आलोचना है हर जगह होती है। खैर, हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, तो इसमें देखा हम लोगों ने कि भारतीय संविधान जो है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, और कौन कौन और बहुत सारी विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, तो जो हमारे कानूनी प्रावधान है, जो हमारी सांस्थानिक व्यवस्था है, वो उस समय के समाज की जरूरत और आज के समय के भी जो समाज है उसकी जरूरत के अनुसार है। और हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे अगर समाज की जरूरतें चेंज होती हैं, तो हमारे संविधान में संशोधन का भी प्रावधान है। जैसे अगर हम लोग देखें, तो आईपीसी की धारा अभी जो 377 है समलैंगिकता को लेकर, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 साल पहले ही उसको स्टक डाउन किया था। इसके अलावा जो हमारा है एडल्ट्री को लेकर के है, 497 वाला, उसको भी। तो इस तरह से कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे संविधान जो न्यायपालिका है, वो समाज की जरूरतों के हिसाब से ही उसमें परिवर्तन करती है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है, वो एक जीवंत दस्तावेज के ही रूप में है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ ही ये बुक भी हमारी कंप्लीट हुई, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। अब हम लोग क्लास 11th की पॉलिटी की ही सेकंड वाली बुक पढ़ेंगे, और कल से उसके लिए नया वीडियो बनेगा, और पर डे एक चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आप हमारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज को लेकर के थोड़ा सा भी मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी बात,
वो इस बुक को डाउनलोड कर लें या तो फिर हार्ड कॉपी में खरीद लें। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, जैसे आज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो हर एक चैप्टर में यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चन को लिखने का प्रयास ज़रूर करें। जैसे कि यहाँ पे पूरा है, ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें और उन्हें कमेंट सेक्शन में भेजें। हम उसको रिव्यू करके आपको ज़रूर बताएंगे। इस तरह से थैंक यू।